नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीएस प्रैक्टिस सेट में। जिस तरह से प्रैक्टिस सेट करते हैं पूरे विस्तार पूर्वक उसी तरह से करेंगे। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट दो। हर प्रैक्टिस सेट के बाद में या मध्य में गिव अवे पूछा जाता है, उसका सही आंसर देने वाले को, ठीक है, 100 रुपए का गिव अवे दिया जाता है। ठीक है, आप गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से किसी से भी सही आंसर देने के बाद और पूरी वीडियो देखने के बाद गिव अवे ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी या रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी, याद रखना, राजधानी क्या थी, लाहौर थी। सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं रणजीत सिंह का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था बुद्ध। क्या नाम था, बुद्ध इनका वास्तविक नाम था। उसके बाद नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह को विक्टर जैकमा व्यक्ति द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, तो रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति ने कहा है, तो याद रखना, विक्टर जैकमा नामक व्यक्ति द्वारा कहा गया। जबकि भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ने बोला था, विक्टर जैकमा नामक व्यक्ति द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होता है, इनका पुत्र खड़क सिंह होता है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो याद रखना, ये शुकर चकिया मिसल के थे। और सिखों में कितने मिसल थे, तो याद रखना, सिखों में 12 मिसल थे। इन 12 मिसलों में सबसे प्रमुख मिसल कौन था, शुकर चकिया मिसल था। इसी के कौन थे, रणजीत सिंह थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि सिखों में गुरुओं की संख्या कितनी थे, तो गुरु कितने थे, गुरु 10 थे। जबकि मिसल कितने थे, मिसल 12 थे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको रणजीत सिंह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि रणजीत सिंह को किस लिए जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है अमृतसर की संधि के लिए। रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि कब की थी, तो याद रखना, रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की संधि 1809 में की गई थी। इस समय जो अमृतसर की संधि हुई थी, एक और कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे उसका नाम है आपका चार्ल्स मैटकॉफ। कौन थे, चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, ये अमृतसर की संधि करने वाले हैं। जबकि अमृतसर की संधि के समय अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल होगा आपका मिंटो प्रथम। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमृतसर की संधि किस किसके बीच हुई, तो रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के मध्य हुई थी अमृतसर की संधि। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो प्रथम था। और अमृतसर संधि के तहत क्या हुआ कि सतलज नदी को, किस नदी को, सतलज नदी को सीमा बना दिया। और सतलज नदी से उत्तर का क्षेत्र आपका रणजीत सिंह का और दक्षिण का क्षेत्र किसका होता है, अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है, इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण संधि आती है अमृतसर की संधि। ठीक है, किसके साथ हुई थी, तो याद रखना, अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ। और करने वाला व्यक्ति चार्ल्स मैटकॉफ, जबकि गवर्नर कौन था, मिंटो प्रथम था। ठीक है, इनसे बनने वाले क्वेश्चन थे, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो संसार में सबसे अधिक जो डाकघर है वो कहां पर है, हमारे ही देश में है, अर्थात भारत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डाक व्यवस्था के बारे में आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारत में डाक व्यवस्था का जो देखने को मिलती है, डाक व्यवस्था का जो चलन होता है, किसके समय होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय होता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर कहां भेजता है, चीन भेजता है। जिसकी जानकारी इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में मिलती है। तो यहीं से मध्यकालीन भारत में आपकी डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है, किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि
भारत में डाक व्यवस्था का जनक या आधुनिक भारत में डाक व्यवस्था का जनक कौन आता? तो इसका जनक आता आपका डलहौजी। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी। कब की गई थी प्रारंभ? प्रत्यक्ष रूप से 1854 में डाक व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, याद रखना। अगर पूछे मध्यकालीन भारत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता को चीन भेजा था। हालांकि ये चीन जा नहीं पाता, सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है और इब्न बतूता वापस आ जाता है। ठीक, तो ये याद रखना। इसमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन हमारा? संसार में सबसे अधिक डाक किस देश में? आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो ह्वेनसांग जो दूत के रूप में आया था, किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं ह्वेनसांग के बारे में। पूछा जाता है ह्वेनसांग ने कितने देशों की यात्रा की थी? 138 देशों की यात्रा की थी, जिसकी जानकारी इसकी जो यात्रा वृत्तांत है CU की में मिलता है। इसका यात्रा वृत्तांत है CU की, उसमें कितने देशों की यात्रा का वर्णन मिलता है? इसकी 138 देशों की यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग का भारत आने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका क्या था? बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करना। क्या था इसका उद्देश्य? बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करना इसका मेन उद्देश्य था। तो उद्देश्य पूछा जाता है, याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत कितने वर्ष रहा? तो कहना है 15 वर्ष रहा। भारत आया कब था? 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ह्वेनसांग को अन्य किस नामों से जाना जाता है? जो आपको याद रखना है ह्वेनसांग के बारे में। इसे बोला जाता है आपका नीति का पंडित। नीति का पंडित, अन्य नाम इसका शाक्य मुनि। नीति का पंडित, शाक्य मुनि, दोनों किसके नाम है? ह्वेनसांग के। और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, जो प्रचलित नाम है, जिसे आप सब जानते होंगे, यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है? ह्वेनसांग को। नीति का पंडित ह्वेनसांग, शाक्य मुनि ह्वेनसांग को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। किसके शासनकाल में आया था? हर्ष के। इसने शिक्षा कहां प्राप्त की थी? अगर ये पूछा जाता है तो याद रखना, इसने शिक्षा प्राप्त की थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। और कितने वर्ष रहा था? 15 वर्ष। ठीक, चीजें याद रखना। उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण करता है और अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूं मैं ह्वेनसांग से, यही क्वेश्चन पूछता हूं, आपको यह बताना है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में दक्षिण भारत गया था, या जब ह्वेनसांग दक्षिण भारत गया था उस समय कौन सा वंश था? यह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। अगला देखता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, डो जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? तो डो जोन्स और नासडाक दोनों किसके हैं? आपके यूएसए के हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों व श्रुतियों के अंग नहीं थे? अर्थात ऐसा कौन सा हिस्सा चार ऑप्शन में जिसे वेदों का और श्रुतियों का अंग नहीं माना गया है? तो याद रखना, वेदों का और श्रुति का अंग नहीं माना है। किसे नहीं माना है? पुराण को नहीं माना है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद पुराण को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? तो इसे बोलते हैं पंचम वेद। पुराण को किस नाम से जानते हैं? पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है संहिता। संहिता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, चारों वेदों को एक साथ संहिता जोड़ देना, अर्थात एक संग जोड़ देना, इसे क्या बोलते हैं? संहिता बोला गया। अर्थात चारों वेदों को जब एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? संहिता बोल सकते हैं। याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट उपनिषद
जो गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी, ठीक है, इसमें किसकी बातें की गई है उपनिषद में, तो याद रखना आत्मा और परमात्मा की बातें की गई है। उपनिषद की संख्या पूछी जाती है कितनी है, 108। अगर पूछी जाए पुराणों की तो कितनी होती है, 18। ठीक है, संख्या याद रखना। इसी तरह से जो क्वेश्चन था हमारा, किसे वेद और श्रुतियों का अंग नहीं माना गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, प्राचीन भारत से क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत याद, आधुनिक भारत में कई बार पूछा गया है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। अब तक तो हम ये पढ़ते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला हम एकदम लगा देते हैं हैदराबाद का निजाम, यहां से, लेकिन यह प्रश्न क्या पूछा गया, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। पहले तो याद रखना कि भारत में सहायक संधि का जनक किसे बोला जाता है, बेलेजेली को, लॉर्ड बेलेजेली को सहायक संधि का जनक बोला जाता है। जबकि अगर पूछा जाए किस फ्रांसीसी गवर्नर ने की थी सहायक संधि की शुरुआत, तो उसका आंसर होता है डुप्ले। लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम ब्रिटिश की, कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो याद रखना बेलेजेली। अब इसमें दिया गया किसने स्वीकार नहीं की थी, तो याद रखना ये जो आपकी होलकर ने प्राप्त नहीं की, मतलब होलकर ने स्वीकार नहीं की थी, और होलकर कहां के थे, इंदौर के रहने वाले थे। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, जबकि अवध द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, 1801। उसके बाद हैदराबाद के निजाम द्वारा 1798 में स्वीकार कर लिया गया था। मैसूर ने कब स्वीकार कर लिया था, 1799 में। ठीक है, सन है पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि सहायक संधि अवध के नवाब ने 1801, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले 1798, मैसूर ने 1799, और किसने स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं की थी। जबकि भारत में सहायक संधि का जनक कौन है, बेलेजेली, और बेलेजेली से पहले इसका प्रयोग किस फ्रांसीसी गवर्नर ने किया था, तो इसका आंसर आता आपका डुप्ले। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो भी टॉपिक आएगा उससे पूरी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी। इसमें दिया गया है कनारी, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नजदीक से बहती है, याद रखना, ये पूछा गया है। पहले तो याद रखना कि कनारी जलधारा हमारी ठंडी है अगर में, तो याद रखना ये हमारी ठंडी जलधारा है। इसमें पूछा गया किस तट के पास प्रवाहित होती है, बहती है, तो ये याद रखना उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी जलधारा हमारी बहती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, तो किस आधार पर किए जाते हैं, याद रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है। एक संस्थान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जहां पर है, वहीं पर विदेशी भाषा संस्थान भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण भाषा भी है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, और यहीं पे राष्ट्रीय विदेशी भाषा संस्थान आता है। तो कहां पर है ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हमारा, ये स्थित है हैदराबाद में। कहां स्थित है, हैदराबाद में। हैदराबाद में ही डीएनए संस्थान है। पूछा जाए डीएनए संस्थान कहां हमारा, ये भी हैदराबाद में हो जाएगा। विदेशी भाषा संस्थान कहां है, ये भी हैदराबाद में हो जाएगा। जबकि बेंगलोर में कौन सा संस्थान है जो प्रमुख है हमारा, राष्ट्रीय खगोल संस्थान कहां है, बेंगलोर में। उसके बाद विज्ञान संस्थान कहां पर है, ये भी हमारा बेंगलोर में स्थित है। उसके बाद लखनऊ में प्रमुख संस्थान कौन सा है, तो लखनऊ में आपका एक आता है विश्व संस्थान। कौन सा संस्थान है, विश्व संस्थान कहां पर है, राष्ट्रीय विश्व संस्थान लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लखनऊ में राष्ट्रीय औषधि संस्थान, ये कहां पर है, लखनऊ में। अब देखो औषधि भी लखनऊ में और विश्व भी लखनऊ में, दोनों लखनऊ में। उसके बाद नैनीताल में कौन सा संस्थान आता है, तो ये तो आपका प्रसिद्ध है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान केंद्र।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो याद रखना ये हमारा नैनीताल में स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों सामने पढ़ लिया। इसका जो आंसर था हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात कृत्रिम वर्षा में क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? अर्थात जो बोरलोंग पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, याद रखना पहले तो जो इसमें दिया गया है कि बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो लिखा हुआ कृषि, और कृषि के साथ साथ ये दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। तो बोरलोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना कि कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बोरलोंग पुरस्कार। ये कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना 1972 और 73 में प्रारंभ किया गया था। 72 में प्रारंभ किया गया, 73 में पहली बार दिया गया था। और नॉर्मल बोरलोंग पुरस्कार सर्वप्रथम किससे दिया गया था? तो याद रखना MS स्वामीनाथन को सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखो दो व्यक्तियों के नाम है, एक तो बोरलोंग पुरस्कार खुद व्यक्ति के नाम से जिन्हें बोलते हैं नॉर्मन बोरलोंग, पूरा नाम क्या है? नॉर्मन बोरलोंग उनका पूरा नाम है। एक ये हुए और दूसरे आए आपके स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलोंग को विश्व में हरित क्रांति का जनक, अगर बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो कहना नॉर्मन बोरलोंग, जिनके नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया गया कृषि और पर्यावरण वाला। और बात कर लेते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आते हैं MS स्वामीनाथन। दोनों आ गए हरित क्रांति से संबंधित, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो नॉर्मन बोरलोंग पुरस्कार है, इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बोरलोंग पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? 1970, जबकि इन्हीं के नाम पर पुरस्कार शुरू किया गया बोरलोंग पुरस्कार, और ये सर्वप्रथम किसे दिया गया? स्वामीनाथन को दिया गया था। ठीक है, याद रखना पुरस्कार के बारे में कि बोरलोंग पुरस्कार का संबंध किससे? कृषि और पर्यावरण से, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, महात्मा गांधी पर फिल्म निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? गांधी के ऊपर मूवी बनी हुई है। ठीक है, हॉलीवुड में मूवी बनी, बॉलीवुड में थी, बॉलीवुड में कोई इतना योगदान नहीं रहा, हॉलीवुड में मूवी बनी और उसके डायरेक्टर कौन थे? उनका नाम याद रखना रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, हॉलीवुड में गांधी मूवी बनी, इसके डायरेक्टर कौन थे? व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, देखो यहाँ भी पूछा गया है रिचर्ड एटनबरो। उसके बाद अगर पूछा जाए उसमें एक्टर कौन थे, तो एक्टर का नाम याद रखना बेन किंग्सले। क्या नाम है? बेन किंग्सले वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी, और डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, उसके बाद गांधी मूवी के लिए ही भानु अथैया को, गांधी मूवी के लिए ही भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि भानु अथैया द्वारा गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया था। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी जो मूवी है किसके द्वारा बनाई गई थी? रिचर्ड एटनबरो। उसमें गांधी जी की भूमिका किस व्यक्ति ने निभाई थी? तो याद रखना बेन किंग्सले द्वारा निभाई गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा? देखो टेनिस टूर्नामेंट है और यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसमें पूछा गया है टेनिस टूर्नामेंट। पहले तो याद रखना ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? तो कहना टेनिस से ग्रैंड स्लैम का संबंध है। उसके बाद इसमें पूछा वर्ष का पहला कौन सा है? इसमें 4 दिए गए हैं, हम पढ़ लेते हैं। वर्ष के पहला, जो वर्ष का पहला होगा इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। पहला कौन सा होता है वर्ष का? ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगर पूछा जाता दूसरा कौन सा होता, तो कहना फ्रेंच ओपन। ठीक, उसके बाद पूछ लेते तीसरा कौन सा होता है? तीसरा इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसका नाम है
विंबलडन ओपन। तीसरा कौन सा है? विंबलडन ओपन। और बात कर लेते हैं चौथा जो हमारा दिया गया है, यूएसए ओपन। सही है। तो टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनका क्रम आता है। पहला कौन सा होता है? कहना ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है आपका विंबलडन ओपन, चौथा होता है यूएस ओपन। इनका क्रम भी आता है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाए पहला कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया, और पूछा जाए अंतिम कौन सा है तो चौथा यूएस ओपन। तो यह पूछा जाता है ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट होते हैं? तो 4 होते हैं, एक साल में होते हैं। उससे अलग को जो आपको याद रखना है कि जो आपका विंबलडन ओपन है ये कहाँ खेला जाता है? तो कहना घास पर खेला जाता है। पूछा जाता है टेनिस की कौन सी प्रतियोगिता घास पर होती है? विंबलडन ओपन। उसके बाद पूछा जाता है लाल बजरी पर कौन सा होता है? लाल बजरी पर, लाल बजरी पर कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है। बाकी जो बचे हुए हैं आपका यूएस ओपन और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये क्लियर कोर्ट पर होते हैं, जैसे कोर्ट पर नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं। इन दो की विशेषता पूछी जाती है, विंबलडन घास पर होता है और फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर होता है। राफेल नडाल का नाम सुना होगा, राफेल नडाल का नाम सुना होगा। राफेल नडाल को लाल बजरी का या फ्रेंच ओपन का बादशाह बोला जाता है। अगर पूछा जाए टेनिस प्रतियोगिता सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति, तो याद रखना नोवाक जोकोविच है। टेनिस से सर्वाधिक टूर्नामेंट या सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला व्यक्ति नोवाक जोकोविच है। कितने जीता है? तो याद रखना 24 ग्रैंड स्लैम इसके द्वारा जीते गए हैं, जो सबसे अधिक है अब तक के इतिहास में। सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेनिस प्रतियोगिता था, आपको याद रखना है। अब देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? जो स्तूप है किसके प्रतीक माने गए हैं? पहले लिखा महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण किसका प्रतीक है? ये तो आपका गौतम बुद्ध के घर त्याग का प्रतीक है। उसके बाद धर्मचक्र परिवर्तन किसका है? ये आपका इनके उपदेश का प्रतीक है। उसके बाद जो दिया गया आपका महापरिनिर्वाण, ये आपका स्तूप का प्रतीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और पूछा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है। जबकि धर्मचक्र परिवर्तन का क्या है? उपदेश। और उपदेश से जो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश कहां दिया गया था? सारनाथ में। और पूछा जाए सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रीवस्ती या श्रावस्ती में दिए गए थे। सारनाथ का अन्य नाम क्या है? तो सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषि पत्तनम। क्या नाम है? ऋषि पत्तनम किसका नाम है? सारनाथ का प्राचीन नाम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महावीर निष्क्रमण के। और कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? ठीक है। तो पहले तो याद रखना एलोरा की जो गुफा है ये 3 धर्मों की, देखो इसमें 3 शब्द आते हैं। ठीक है। ये 3 है, तो इसी से याद रखना कि 3 धर्मों की गुफा कौन सी है भारत में? तो कहना एलोरा की गुफा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि एलोरा के लिए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा कराया गया है? तो ये कराया गया आपका राष्ट्रकूटों द्वारा। राष्ट्रकूटों ने शैलकृत मंदिर बनवाया, अर्थात चट्टानों को कटवाकर, जैसे एलोरा का मंदिर बनाया। ठीक है। कितने धर्मों का है? 3 धर्मों का है। उसके बाद अगर पूछा जाता कि भारत में मंदिर बनाने की शैली, भारत में मंदिर बनाने की शैली का जो जन्म हुआ किस वंश में हो? तो कह रहा गुप्त वंश में हुआ। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगर होता भारत में रथ मंदिर, जो आपने दिखाई देखे होंगे कि रथों पर मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, कि रथ मंदिर किस वंश में शुरू हुए थे? तो कहना पल्लव वंश में। सही। जबकि मंदिर बनाने की जो शैली है सबसे प्रसिद्ध दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? चोल वंश में। जबकि उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की शैली है वो आपकी हमारी नागर शैली होती है, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली के होते हैं। ठीक है। याद रखना। अब देखो यहाँ पर एलोरा से था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। जबकि गुप्तों से क्या है? मंदिर बनाने की शैली प्रारंभ हुई थी, अर्थात मंदिर बनाने की कला किस वंश में शुरू हुई थी? गुप्तों में। रथ मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? पल्लवों के। ठीक है। और उसके बाद शैलकृत मंदिर भी है ना, शैलकृत अर्थात चट्टानों को कटवाकर मंदिर की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये भी आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। इनका संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है। याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एलोरा की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे एलोरा का जो मंदिर है यूनेस्को की सूची में आपको बताना कब शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान माना गया है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग समान कौन सा है, ये हमारा शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के समान शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी के अगर पूछे सबसे निकट कौन सा है, जो सर्वाधिक पृथ्वी के निकट है, देखो क्योंकि पृथ्वी किन किन के मध्य आते हैं, तो पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच आती है आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी किन के बीच में, तो कहना शुक्र और मंगल। लेकिन इन दोनों में से भी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसके निकट है, तो कहना शुक्र के निकट है। ठीक है, तो पृथ्वी सबसे ज्यादा किसके निकट है, कहना शुक्र के। और किन किन के बीच में, तो शुक्र और मंगल के। ठीक, उसका शुक्र को अन्य किस नाम से जानते हैं, इसे जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी के, और बहन भी बोला जाता है। अन्य इसकी विशेषता क्या है, यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह। सौंदर्यता का देवता ये भी आपका शुक्र ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शनि दिया गया है, शनि ग्रह की कि इसके चार और बलय का होना है, जिनकी संख्या कितनी है, छल्लों की संख्या 10 मानी गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शनि का एक आपका उपग्रह आता है जिसका नाम है फोबे, और इसकी विशेषता क्या है, ये शनि की उल्टी दिशा में घूमता है। तो शनि का ऐसा उपग्रह जो उल्टी दिशा में घूमता है उसका नाम है फोबे। उसके बाद मंगल, मंगल को युद्ध का देवता कहते हैं। किसका देवता, युद्ध का देवता किसे बोलते हैं, मंगल को। मंगल का रंग कैसा है, तो मंगल ग्रह का रंग है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण लाल। लाल ग्रह कैसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखो ये इन्हें सबको हटाकर प्लूटो ग्रह की, क्योंकि ये पहला ग्रह था। जो पहले आज हमारे ग्रह होते हैं 8, पहले हमारे 9 ग्रह थे। किसे माना गया, प्लूटो को। प्लूटो को 2006 में ठीक ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, और वर्तमान में जो इसका नाम रखा गया है 1, 3, 4 और 0 है। ठीक है, 34 के नाम से याद रखना इसका। किसका नाम है, प्लूटो। और प्लूटो को अन्य किस नाम से जानते हैं, यम भी कहते हैं, प्लूटो को कहते हैं। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, प्लूटो ग्रह की, क्लाइड टाम्बे द्वारा। प्लूटो या यम ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई है, क्लाइड टाम्बे द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें क्या था, पृथ्वी के समान किसे माना गया है, शुक्र को माना गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, बहुचर्चित नारा संबंधित है। इसका मतलब है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपका पहला दिया गया फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति तो कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति 7, 8, 9 इस तरह से याद रखना। फ्रांस की क्रांति 7, 8, 9 याद रखना। लेकिन ये जो नारा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसकी क्रांति का है, तो कहना अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध का है, अर्थात अमेरिका क्रांति का है। और अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, तो आता आपका 4 जुलाई 1776। ठीक है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 4 जुलाई 1776। कितने अमेरिका के कितने राज्य उपनिवेश थे, तो कहना अमेरिका के 13 राज्य उपनिवेश थे, जो कब स्वतंत्र हुए, 14 जुलाई 1776 को। किससे हुए थे, ब्रिटेन द्वारा। ठीक है, और इसी का नारा था क्या, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, अर्थात प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और ये जो नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान दिया गया था। किस व्यक्ति का नारा है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, सैमुअल एडम। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सैमुअल एडम का। इनका नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किससे संबंधित है, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति से संबंधित है। और सैमुअल एडम जब भी आते हैं तो इनके साथ आती है आपकी बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी किससे संबंधित है, तो कहना सैमुअल एडम्स है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, 1773 में। ठीक है, और इसी के आधार पर सैमुअल एडम अपना नारा देते हैं, कौन सा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जो ऊपर लिखा हुआ है बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वाले अमेरिका में स्टाम्प एक्ट लगा देते हैं। कौन सा एक्ट, स्टाम्प एक्ट। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं,
जो संबंधित नारा किससे आपका अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति से, जबकि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था आपका स्वतंत्रता समानता और बंधुता। स्वतंत्रता समानता बंधुता नारा किससे फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। नारे पूछे जाते हैं, जैसे हमारी क्रांति का नारा क्या है, ठीक है, जब हमने चलाया था भारत छोड़ो, ये नारा हमारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो याद रखना ये हमारी डुरंड कप है, फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, कौन सी है? डुरंड कप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा सुब्रतो, उसके बाद संतोष और ये हमारा रोबर्ट्स कप। अब बात कर लेते हैं सुब्रतो कप किससे संबंधित है हमारा, इसका संबंध है हमारा फुटबॉल से। संतोष का संबंध किससे हमारा, इसका संबंध भी फुटबॉल से है। रोबर्ट्स कप का संबंध भी हमारा फुटबॉल से। ठीक है, तो ये चारों हमारे जो कप दिए गए डुरंड कप, सुब्रतो कप, संतोष और रोबर्ट्स किससे संबंधित है? चारों आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक, याद रखना। उसके बाद क्योंकि जो भी ट्रॉफी है पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, इस ट्रॉफी का संबंध किससे है, और आप इस तरह से प्रैक्टिस सेट करते रहोगे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं ना आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा संकुचन की अवस्था में, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बात कर लेते हैं मुद्रा संकुचन क्या होता है। तो मुद्रा संकुचन में होता क्या है, उत्पादन और व्यापार गिर जाता है, उत्पादन व्यापार का गिर जाना और बेरोजगारी का बढ़ जाना। ठीक है, उत्पादन और व्यापार का गिर जाना, बेरोजगारी का बढ़ जाना क्या कहलाता है? मुद्रा संकुचन कहलाता है। और मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन जिसके द्वारा किया गया, उन्होंने नारा दिया था आपका संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का नारा। संपूर्ण क्रांति का नारा और दलविहीन लोकतंत्र का नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उससे अलग की जो देखो चीजें आपको याद रखनी है कि महात्मा गांधी के शिष्य का क्या नाम है? तो कहना विनोबा भावे। ठीक, महात्मा गांधी के शिष्य का नाम विनोबा भावे, या विनोबा भावे के गुरु का नाम तो कहना महात्मा गांधी। अन्य चीजें जो याद रखना कि गांधी के बाद गांधी विचारधारा को सर्वाधिक किसने प्रभावित किया था, चलाई है? तो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। ठीक है, विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? तो कहना आंध्र प्रदेश से। अगर पूछा जाए भूदान आंदोलन में सर्वाधिक जो भूमि दान दी गई है वो कहां पर दी गई थी? तो कहना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। भूदान आंदोलन कहां से चला? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक भूमि कहां दान की गई थी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखें भूदान आंदोलन भूमि दान से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से चलाया गया था। अगर पूछा जाए कि गांधी के प्रिय शिष्य विनोबा भावे सर्वप्रथम कब जेल गए थे? तो कहना 1930 में। किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गए थे। ठीक है, तो बनने वाले क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सिख गुरुओं से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसमें देखा है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? जिस गुरु ने सच्चा बादशाह कहा था उन्हीं गुरु द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी, बाहुल प्रथा। ठीक है, बाहुल प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह द्वारा, और इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। अन्य में याद रखना कि ये जो गुरु थे इनका अन्य कार्य क्या क्या आते हैं? तो याद रखना पंचम प्रकार या पंचमकार किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट, गुरु का पद समाप्त। गुरु का पद किसके द्वारा समाप्त किया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में।
किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ये ऐसे गुरु हैं, इनके जन्म पर भी और मृत्यु पर भी बड़े गुरुद्वारे बनाए गए हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जो व्यक्ति है, गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के 5वें गुरु थे, और आपको याद रखना है वंश के आधार पर पहले गुरु। वंश परंपरा के आधार पर पहले गुरु कौन से? गुरु अर्जुन देव, क्योंकि इनके पिता का नाम था रामदास। ठीक है, और रामदास से ऊपर आते हैं अमरदास। ठीक है, तो अमरदास के शिष्य का नाम था रामदास, और रामदास के तीसरे पुत्र थे। कौन से पुत्र? तीसरे पुत्र थे, जो आगे चलकर सिखों के कौन से 5वें गुरु बने, और वंश के आधार पर पहले गुरु कौन बने? गुरु अर्जुन देव बने। ठीक, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव के बारे में जाना जाता है, या क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ऐसे गुरु बताओ जो राजशाही वस्त्र पहने थे, अर्थात राजाओं वाले वस्त्र पहने थे। तो राजशाही वस्त्र किसके द्वारा ग्रहण किए गए हैं? तो याद रखना, ये भी आपके गुरु अर्जुन देव द्वारा किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अन्य जो गुरु दिए हैं, त्यागमल इनका नाम है। तेग बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना त्यागमल। तेग बहादुर का वास्तविक नाम त्यागमल है, और इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था, जिस कारण औरंगजेब ने चांदनी चौक के निकट इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना औरंगजेब द्वारा। कहां? चांदनी चौक पर। शीशगंज गुरुद्वारा जो है चांदनी चौक में किसे समर्पित है? तो कहना तेग बहादुर को समर्पित है। उसके बाद अर्जुन देव से अन्य चीजें जो याद रखना है कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा बनाया गया है? तो आदि ग्रंथ बनाया गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन सिंह लिखा, गुरु अर्जुन देव है। जबकि आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप, अगर पूछे आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह। जबकि आदि ग्रंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? स्वर्ण मंदिर भी गुरु अर्जुन देव द्वारा बनाया गया है, और राजशाही वस्त्र भी इनके द्वारा ही पहने गए हैं। सही है, याद रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा बी दिया गया है, हरगोविंद, ये आपके सैन्य कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सही है, उसके बाद जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते रहेंगे गुरुओं से, धीरे धीरे सबको कंप्लीट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा प्राचीन भारत से। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में फाइयान भारत आया था? फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइयान का वास्तविक नाम याद रखना। पहले तो क्या नाम है फाइयान का? वास्तविक कुड नाम है। फाइयान का नाम क्या है? कुड है। और फाइयान किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो महत्वपूर्ण उपाधियां आती हैं, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज किसकी उपाधि है? तो कह रहे चंद्रगुप्त द्वितीय की। अन्य उपाधि जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि है इसकी, विक्रम आदित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसकी है? तो कहना चंद्रगुप्त द्वितीय की है। फाइयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट समुद्रगुप्त, जिसे बोला जाता है भारत का नेपोलियन बोला गया है। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया है और किस पुस्तक में बोला गया है, ये आपको कमेंट में बताना है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त की अन्य उपाधि जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है, कविराज। अन्य उपाधि में अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की है। ठीक है, रामगुप्त एक ऐसा व्यक्ति था जो एक गुप्तों में अयोग्य शासक हुआ। उसके बाद कुमारगुप्त जाना जाता है अपने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आपको याद रखना है। गुप्त द्वारा सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए गुप्त काल में। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में स्थान बताना है, कौन सा है? भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में दूसरा स्थान है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब दूसरा इसका है तो प्रथम किसका होगा? प्रथम स्थान है यूएसए का। तो रेल नेटवर्क में पहला स्थान किसका है? यूएसए का। और दूसरा किसका है? भारत का है। उससे अलग
जो आपको याद रखना है कि भारत में रेल का जनक किसे कहते हैं, तो भारत में रेल का जनक कहते हैं डलहौजी को। भारतीय रेल का जनक कौन है? डलहौजी। ठीक, उसके बाद एक चीज और याद रखना कि भारत में रेल किसके द्वारा बिछाई गई थी, तो व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज क्लार्क। दो क्वेश्चन बनते हैं, डलहौजी तो जनक है, जबकि बिछाई किसके द्वारा गई है? जॉर्ज क्लार्क। भारतीय रेल किसके द्वारा बिछाई गई थी? जॉर्ज क्लार्क द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट, भारत में जो सबसे पहली रेल चलाई गई थी कितने किलोमीटर है? 34 किलोमीटर थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो याद रखना ये चलाई गई थी आपकी मुंबई के बोरीबंदर से थाने के मध्य। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो अन्य चीजों में याद रखना कि भारत में जो रेल चलाई गई कहां चलाई गई थी? मुंबई के बोरीबंदर से और ठाणे के बीच। जबकि भारत में रेल चलाने का जो प्रस्ताव आया था, ये जो प्रस्ताव आया था कहां के लिए आया था तो बताना? मद्रास के लिए आया था, लेकिन मद्रास में ना चलाकर कहां चलाई गई? ये चलाई गई आपकी मुंबई से ठाणे के बीच या मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो अब आधुनिक आधार पर क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर में, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन, अगर पूछा है विश्व में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई है तो जर्मनी में चलाई गई है। ठीक है, विश्व में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई? जर्मनी। अगर पूछा जाए एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन कहां चलाई गई तो चीन में चलाई गई है। ठीक है, उससे अलग करंट अफेयर के आधार पर कि भारत में सबसे पहले सीएनजी ट्रेन कहां चलाई गई तो कहना हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य। भारत में सबसे पहले सीएनजी रोहतक से रेवाड़ी के मध्य हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई और एशिया में चीन में चलाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क, उसका नाम क्या है? ट्रांस साइबेरिया है। ठीक है, जो कहां से कहां तक चलता है ट्रांस साइबेरिया, याद रखना रूस के मास्को से प्रारंभ होता है और व्लादी बोस तक चलता है। कहां से? मास्को से व्लादी बोस तक चलता है। अगर पूछा जाए साइबेरिया, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग कितने किलोमीटर है तो लगभग 9,500 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरिया कहां चलता है? रूस में। ठीक है, तो रेल से बनने वाले क्वेश्चन थे, इतनी याद रखना है। जो मेन चीज है, अगर पूछे प्रस्ताव कहां आया था तो बताना मद्रास में प्रस्ताव आया था, जबकि रेल किसके द्वारा बिछाई गई है? जॉर्ज क्लार्क द्वारा बिछाई गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपसे गिव अवे का क्वेश्चन है, गिव अवे के क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि नेपोलियन ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। ठीक है, नेपोलियन के लड़े गए युद्ध या नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्ध बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।